Assalamu alaikum. How are you viewers? This is Zamir Hussain Sumro from Wealth Foundation and Eagle Testing Service. Our today's topic is entrepreneurial mindset. एंटरप्रेन्योरशिप के हवाले से कल हमने डिस्कस किया था, एक इंट्रोडक्शन आपको बताया था कि एंटरप्रेन्योरशिप होती क्या है, और आज हम एक एंटरप्रेन्योर का माइंडसेट क्या होता है, किस तरीके से काम होता है, वो किस तरीके से काम करना चाहता है, उसके हवाले से आपको डिस्कस करेंगे, आपको बताएंगे। और उसके साथ साथ उस एंटरप्रेन्योरशिप के लिए आपको पता है कि एक लीडरशिप की क्वालिटी होनी चाहिए, तो लीडरशिप के हवाले से भी आपको बताया जाएगा कि लीडरशिप स्टाइल्स क्या क्या होते हैं और लीडरशिप के कौन कौन से एट्रीब्यूट्स होते हैं जो एक एंटरप्रेन्योर में होना ज़रूरी हैं, और अगर किसी एंटरप्रेन्योर में वो क्वालिटीज़ नहीं हैं तो हम उसको किस तरीके से उजागर कर सकते हैं, उन एबिलिटीज़ को किस तरीके से उसमें इंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। तो इस हवाले से हम आपको आज बताते हैं कि एंटरप्रेन्योर का माइंडसेट क्या है, हाउ इट वर्क्स। थोड़ा सा मैं आपको बताता जाऊँ कि आज के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो हमारे क्या हैं और किस तरीके से हमें इस एंटरप्रेन्योरशिप के ऊपर वर्किंग करनी होती है। थोड़ा सा हम आपको बताएंगे कि ये एंटरप्रेन्योरशिप का माइंडसेट क्या है और किस तरीके से। तो इसमें अगर हम देखें, अगर आप फोकस करें तो टुडे वी विल डिस्क्राइब एंटरप्रेन्योर माइंडसेट एज आई टोल्ड यू अर्लियर, and we will present the major sources of information useful in profiling the entrepreneurial mindset. आज हम आपको ये भी बताएंगे कि मेजर सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशंस क्या हैं जो एक एंटरप्रेन्योर के माइंड को बेहतर अंदाज में जो इंफॉर्मेशन है उसको मिले ताकि उसकी बेहतर प्रोफाइलिंग हो सके। उसके बाद we'll identify and discuss most commonly cited characteristics found in successful entrepreneurs। जिस तरह मैंने कहा कि लीडरशिप क्वालिटीज़ के हवाले से बात करेंगे और लीडरशिप क्वालिटीज़ कौन कौन सी हैं, और वो उन लीडरशिप क्वालिटीज़ का होना इंतहाई ज़रूरी है एक एंटरप्रेन्योर में। साथ साथ हम ये भी डिस्कस करेंगे कि इसकी डार्क साइड क्या है। इसके प्लस पॉइंट तो हम डिस्कस करेंगे ही, लेकिन जो माइनस पॉइंट्स हैं, जो वीक पॉइंट्स हैं, जो वीक एरियाज़ हैं, उसको भी डिस्कस करेंगे, और हाउ टू ओवरकम ऑल दोज वीक पॉइंट्स। तो इस हवाले से भी हम आपको आज बताते चलेंगे। इसके अलावा रिस्क, हर बिज़नेस में जिस तरह आपको पता है कि रिस्क होता है, अब इसमें भी हमने एक रिस्क मैट्रिक्स आपसे शेयर करेंगे जिसमें लो रिस्क हाई प्रोफाइल, लो रिस्क हाई प्रॉफिट, लो रिस्क लो प्रॉफिट, लो रिस्क और नो प्रॉफिट, ये मुख्तलिफ़ किस्म के मैट्रिक्सेस हैं। इस पर भी हम डिस्कस करेंगे और उसको किस तरीके से हम आगे लेके चलते हैं इस पर भी हम डिस्कस करेंगे। देन हम आपको बताएंगे कि इसको एक एंटरप्रेन्योर की मोटिवेशन किस चीज़ में है और उसको मोटिवेट किस तरह किया जाए। तो लेट्स स्टार्ट कि उस एक एंटरप्रेन्योरशिप का माइंडसेट किस तरीके से है और किस तरीके से कौन कौन सी चीज़ों को हम लेते हैं। अगर हम बात करें एक एंटरप्रेन्योर की, तो उसमें जो कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो बेसिकली सक्सेस की तरफ जाना चाहता है और लीड करना चाहता है, और इसीलिए मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि लीडरशिप क्वालिटीज़ होना ज़रूरी हैं। तो आज के सेशन में मैं आपको बताऊंगा कि इसमें जो हमारी लीडरशिप के मामलात हैं, जो चीज़ें हैं, उसको मैंने थोड़ा सा कुछ यूँ बयान किया है कि द लीडर इन मी, द लीडर इन मी, मुझ में जो छुपा हुआ लीडर है, मुझ में जो मैं है वो आपको बाहर निकालनी है, आउटवर्ड करनी है। उसी से ही आपके माइंडसेट से पता चलता है कि ये कौन सा माइंडसेट है। अगर आपके पास ये लीडरशिप क्वालिटी है तो आप यू कैन लीड। इफ़ यू आर जस्ट लाइक अ कॉमन मैन एंड यू हैव द फॉलोइंग क्वालिटीज़, तो आप फिर उसके बाद क्या करेंगे, आप फॉलोअरशिप में ही रहेंगे। आप एक अच्छा एंटरप्रेन्योर नहीं बन सकते, क्योंकि पहली शर्त ये है कि आप में जो
में छुपा हुआ है उसको उजागर करें, उसको निकालें, सो दैट यू कैन लीड द पीपल। ओके, तो एंटरप्रेन्योरशिप की बात करें हम, तो एंटरप्रेन्योरशिप का माइंडसेट क्या है, बेसिकली जो इसके कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उसको अगर देखें तो सबसे टॉप पे जो है वो लीडरशिप में है। अब हर चीज़ का, जिस तरह मैंने कहा कि प्लस पॉइंट्स भी होते हैं और निगेटिव पॉइंट्स भी होते हैं, तो लीडरशिप का एक जो डार्क साइड है वो क्या है, यू कैन कॉल इट ईगो। यू कैन कॉल इट ईगो। ईगो जो है ये लीडर में होनी चाहिए, इसीलिए वो लीडर है। लेकिन अगर ईगो ऐसी ईगो है जो सिर्फ अपनी ज़ात के लिए रखता है, तो वो फिर उसकी डार्क साइड है, यहाँ पे उसका ये माइनस पॉइंट है। तो इस चीज़ को ख़त्म करने के लिए उस एंटरप्रेन्योर की एक कैपेसिटी बिल्ड होती है और आहिस्ता आहिस्ता माइंडसेट डेवलप होता जाता है और वो टीम बिल्डिंग की तरफ निकल जाता है। इसी तरीके से हम अगर बात करें कि एंटरप्रेन्योर्स हैं कौन लोग, जिस तरह कल भी हमने बात की, तो ये बेसिकली इंडिपेंडेंट इंडिविजुअल्स हैं। और इन इंडिपेंडेंट इंडिविजुअल्स की अगर हम बात करें तो ये इंडिपेंडेंट इंडिविजुअल्स बड़े कमिटेड होते हैं और बड़े डिटरमिन्ड होते हैं, हार्ड वर्कर होते हैं, स्मार्ट वर्कर होते हैं, और हार्ड वर्किंग करते करते उसी काम में एक इनोवेशन लाते हैं और वो इनोवेशन ही उसको एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ ले जाती है। तो इसी तरीके से इनोवेटिव भी हैं, हार्ड वर्कर भी हैं, स्मार्ट वर्कर भी हैं। अब इस तरीके से हमने अगर इसको ईगो की तरफ लेके जाते हैं तो बेसिकली अगर पॉजिटिव साइड देखें तो इसकी पॉजिटिव साइड क्या है, दे आर वेरी इंटीग्रल। इनका जो इंटीग्रिटी लेवल है वो बहुत हाई है। जो इंटीग्रिटी लेवल है वो बड़ा हाई लेवल है, इंटीग्रिटी का लेवल। इसीलिए टीम के हर मेंबर के साथ अच्छे ताल्लुकात और अच्छे तरीके से उसकी कैपेसिटी बिल्ड करते हैं ताकि बेहतर से बेहतर डिलीवरेबल्स हासिल कर सकें। ईगो क्या है, थोड़ा सा हम ईगो के बारे में अगर बताएं तो ईगो क्या है। ईगो ये नहीं है कि अपने आप को बरतर समझा जाए और दूसरे को कमतर समझा जाए। नो, बेसिकली ईगो को थोड़ा सा हम डिफाइन करते हैं दूसरे पैराहे में, दैट इज एटीट्यूड। दैट इज एटीट्यूड। ईगो इज योर एटीट्यूड बेसिकली। अब एटीट्यूड पे थोड़ा सी बात करते हैं। आपको एक मैं छोटी सी मिसाल देता हूं। अब मिसाल यूं है कि जंगल का शेर कौन है, एलिफेंट, मंकीज, जिराफ, टाइगर, लॉयन, कौन? आप बताएं। अगर हम बात करें कोई लंबे एनिमल की तो शायद जिराफ लंबा आपको नजर आएगा। अगर हम बात करें कोई वजनी, भारी, ताकतवर, तो आई थिंक इट वुड बी दी एनिमल एलिफेंट एनिमल्स में। और अगर हम कोई डायनासोर्स, कोई रेप्टाइल्स की बात करें तो देयर आर सो मेनी रेप्टाइल्स, देयर आर सो मेनी एनिमल्स। लेकिन क्या, कौन है जंगल का बादशाह? सिर्फ और सिर्फ कौन है? शेर। क्यों? जस्ट बिकॉज ऑफ हिज एटीट्यूड। और उसका जो एटीट्यूड है वो क्या है? विनिंग, ईगो। आपको मैं एक छोटी सी बात कहूं कि अगर आप यहाँ पर हम बैठे हुए हैं, hundreds of people are participating in this conference and workshop, तो आप बताएं कि अगर यहाँ पे 100 हाथी आ जाए और मैं कहूँ जी 100 हाथी आ गए बाहर, तो आप कोई फर्क पड़ेगा? नो सर। ओके, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपको हाथी, आपके जहन में होगा कि हाथी मेरा साथी, जिस तरह बचपन में हमने सुना था। तो हाथी का एटीट्यूड क्या है? फ्रेंडशिप वाला एटीट्यूड है, फ्रेंडली एटीट्यूड है। तो आपको कोई डर नहीं लगेगा। लेकिन अगर अभी कहूँ कि जी बाहर एक शहर में शेर आया है और वो यहाँ इस तरफ इस्लामाबाद में जहाँ पे हम कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, यहाँ इस बिल्डिंग की तरफ आ रहा है, तो व्हाट विल बी एटीट्यूड?
एक डर का, एक खौफ का माहौल आ जाएगा। तो बेसिकली जो हम एंटरप्रेन्योरशिप की बात कर रहे थे, द लीडर इन मी की बात कर रहे थे, तो बेसिकली क्या है, ये डर खत्म करना है। आप में जो डर है वो खत्म होना है। यानी जैसे शेर आया तो शेर क्या हुआ, आपने शेर का सुना, आपके रोंगटे खड़े हो गए। क्यों? क्योंकि उसका एटीट्यूड है। आपको पता है कि शेर सिर्फ शिकार के लिए आ रहा है, सिर्फ मुझे खाने के लिए आ रहा है, मुझे मारने के लिए आ रहा है। आप यू विल बिकम फियर्स। तो इसका क्या है, ये एटीट्यूड। अगर हमने कहा कि जी हंड्रेड्स ऑफ एलिफेंट्स आर रोमिंग अराउंड दिस बिल्डिंग, तो आपने कोई सेहत पे असर नहीं पड़ा। देखें, ये लड़कियां बैठी हैं, ये लड़के बैठे हैं, कारपोरेट लेवल के लोग बैठे हुए हैं, सीईओज ऑफ डिफरेंट कंपनीज बैठे हुए हैं, लेकिन एवरीवन इज रिलैक्स्ड। व्हाई? जस्ट बिकॉज ऑफ द एटीट्यूड ऑफ द एलिफेंट। इसी तरह शेर की बात की तो फौरन खलबली मच गई कि जी कहाँ है। तो ये एक एटीट्यूड है, ये एक लीडरशिप क्वालिटी है। एक और चीज़ में, इसी एलिफेंट एक तरफ है और हाथी के सामने जो है एक शेर खड़ा हो गया। एक्सक्यूज मी। तो जब भी हाथी शेर को देखता है तो हाथी के बैक ऑफ द माइंड में एक चीज़ आती है कि ये आज शिकार पे निकला है और मेरी तरफ देखा है। क्या है बेसिकली? इट्स द कॉन्फिडेंस ऑफ द लॉयन, इट्स द माइंडसेट ऑफ द लॉयन, it's an attitude of the lion which brought him as a leader in front of all the big animals, long animals, even short animals, clever animals. तो ये एक चीज़ है जो एक एंटरप्रेन्योरशिप के लिए इंतहाई ज़रूरी है। एक एंटरप्रेन्योर के लिए इंतहाई ज़रूरी कि उसका माइंडसेट पॉजिटिव होना चाहिए, लीडिंग कैपेसिटी होनी चाहिए, और उसका जो ईगो है वो इंटीग्रल ईगो होना चाहिए, लोगों के साथ मेल मिलाप वाला ईगो होना चाहिए, सो दैट ही कैन बिल्ड सक्सेसफुल टीम, विनिंग टीम। तो इसी चीज़ को हम कहते हैं द लीडर इन मी। इसी चीज़ को बेसिकली कहते हैं कि द एंटरप्रेन्योरशिप। क्योंकि लीडरशिप क्वालिटी नहीं है तो वो एंटरप्रेन्योर बेकार है मेरी नज़र में। इसी तरीके से थोड़ा सा हम अगर इसको देखें तो बेसिकली एक लीडर में बर्निंग कैपेसिटी बहुत होती है। जिस तरह कल भी मैंने बात की कि पैशन टू वर्क और पेशेंस। पेशेंस क्यों? क्योंकि आपको कामयाबी के लिए एक लंबा रास्ता है, आपका विजन बहुत हाई है, तो आपको एक टाइम लगता है। शॉर्ट टर्म, देयर इज नो शॉर्टकट इन लाइफ। शॉर्ट टर्म कुछ भी नहीं होता है। अगर आप विजनरी हैं तो आपके ऑब्जेक्टिव्स, आपके एम्स, आपके गोल्स दे आर वेरी हाई, और उसके लिए आपको क्या करना है? उसके लिए यू नीड टू वर्क डे एंड नाइट। दैट मीन्स यू वर्क हार्ड बट इन अ स्मार्ट वे with your innovative ideas, innovative tools which you are using to make this job accomplished. तो आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्या है? अब हम अगर कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं, जिस तरह मैंने कहा, दे आर वेरी कमिटेड पीपल, दे आर डिटरमिन्ड, दे आर परसिवरेंस। इसी तरीके से दे ऑलवेज टेक रिस्क बट दे ऑलवेज टेक कैलकुलेटेड रिस्क। इसी तरीके से एनर्जी लेवल हाई होता है, दे आर वेरी क्रिएटिव, दे आर वेरी इनोवेटिव, दे आर वेरी विजनरी, दे आर सेल्फ कॉन्फिडेंट। जिस तरह मैंने कहा लीडरशिप क्वालिटीज़ होती हैं। दे आर वेरी ऑप्टिमिस्टिक एज वेल एज रियलिस्टिक, बिकॉज दे आर ऑप्टिमिस्टिक टू प्लान थिंग्स, एंड वंस दे प्लान द थिंग्स एंड once they move to towards the planning of that plan, तो उस वक्त वो जो है बहुत ही एक इंटरडिपेंडेंसी के साथ, सेल्फ कॉन्फिडेंस के साथ उसको रियलिटी की तरफ ले जाते हैं। क्योंकि उनका एटीट्यूड क्या है? दिस विल हैपन, आई विल मेक इट हैपन। उसका क्या है? आई विल मेक इट हैपन। इसको हम थोड़ा सा यूं देखें, अगर ये कहते हैं कि भाई इस तरह नहीं, दिस इज इम्पॉसिबल, तो एंटरप्रेन्योरशिप यहीं से स्टार्ट करता है।
अपने से स्टार्ट करता है, मैं, एम, उसके बाद पॉसिबल। एंटरप्रेन्योर क्या करता है? ही ऑलवेज मेक्स इम्पॉसिबल थिंग्स, ही ऑलवेज convert impossible to possible because he is the one who has started from his own side कि जी मुझे तो इसको पॉसिबल ही करना है, तो उसने क्या कर दिया? इम्पॉसिबल को आई एम पॉसिबल। और यही इसका एटीट्यूड है, यही इसका एटीट्यूड है जो इसको ऊपर लेके जाता है, जो इसको इंक्लाइंड करता है टुवर्ड्स द सक्सेस एंड अकम्प्लिशमेंट, सक्सेसफुल अकम्प्लिशमेंट ऑफ द टास्क। दे ऑलवेज ड्राइव टू अचीव, वो हमेशा, दे हैव थर्स्ट ऑफ नॉलेज, दे हैव द हाई एनर्जी, दे हैव द पोटेंशियल टू अचीव द गोल। इनिशिएटिव लेते हैं, ये परसिस्टेंस प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच करते हैं, हमेशा अपनी टीम से फीडबैक लेते हैं। यही इनकी कामयाबी का और इनके सीखने का और इनके आगे बढ़ने का एक तरीक़ेकार है। इसी तरीके से अगर हम बात करें कि एक एंटरप्रेन्योरियल ऑर्गेनाइजेशन की आउटलाइन क्या हो सकती है, तो थोड़ा सा मैं आपको बताता चलूँ कि बड़ा 3 चीज़ों में वो बिलीव करते हैं। थोड़ा सा मैं आपको क्लियर करता हूँ 3 चीज़ों पे। सबसे पहले मैंने बात की प्लान। तो प्लान का मतलब है इमेजिनेशन, ओके, इमेजिनेशन, इमेजिन किया, प्लान बनाया, उसके बाद दे आर ऑलवेज फ्लेक्सिबल, क्योंकि यहां ये क्या है? ऑप्टिमिस्टिक है। अगर हम इसको यूं करें, हेयर दे आर ऑप्टिमिस्टिक, दे आर इमेजिनिंग, दे आर मेकिंग द प्लान, ये ऑप्टिमिस्टिक हैं। अब यहाँ पे फ्लेक्सिबल है, और फ्लेक्सिबल क्यों है? क्योंकि दे हैव द एटीट्यूड ऑफ एक्सेप्टेंस ऑफ रिस्क्स, क्योंकि जिस तरह मैंने कहा कि ये हाई रिस्क टेकर्स भी होते हैं। तो इसको आपने यूं ट्रायंगल बना दिया। ये एक, अगर इस पूरे को हम देखें, इस पूरे को देखें तो ये एक ट्रायंगल है विच स्टार्ट्स फ्रॉम इमेजिनेशन। उसके बाद हम अगर बात करें आगे, तो आगे की जो पोजीशन है वो जाहिर है एक ऐसी पोजीशन बन जाती है कि इमेजिन करते हैं, प्लान करते हैं और उसकी प्लानिंग करते हैं कि किस तरह से इसको एग्जीक्यूट किया जाता है, बिकॉज प्लान्स आर वर्थलेस विदाउट प्लानिंग। तो ये क्या करते हैं? दे वर्क देयर प्लान एंड दे प्लान देयर वर्क। पहले प्लान पे काम करते हैं और उसके बाद प्लान देयर वर्क, उसके बाद उसी प्लान की प्लानिंग करते हैं कि हाउ टू एग्जीक्यूट दैट प्लान। तो इमेजिनेशन, ऑप्टिमिस्टिक से लेकर फिर ये अप्रोच इसकी क्या होती है? रियलिस्टिक अप्रोच बन जाती है। यानी रियलिस्टिक क्यों? बिकॉज दे आर अचीवर्स, दे आर नॉट लूजर्स, दे आर वेरी मच कॉन्फिडेंट, they are very much determined, they are very much energetic, they are very much resourceful because they have done lot of research and development, they are very optimistic, dynamism, they are leaders। तो उसमें उनकी जो कुव्वत है वो क्या? they always think positive for achieving and for accomplishing the desired results। तो उसमें क्या? ये रियलिस्टिक अप्रोच की तरफ जाते हैं। और इसमें ये दे आर हाई रिस्क टेकर्स, तो इसमें क्या? इनके अंदर रिस्क को एक्सेप्ट करने का एक हाई लेवल की एनर्जी होती है, हाई लेवल का मादा होता है कि ये हर चीज़ को वेलकम करते हैं, इन करते हैं। मैं ऐसी ही मिसाल देता हूँ, अगर हम दे आर इंट्रोवर्ट एक्सट्रोवर्ट, अगर हम इसको, तो ये क्या है? इंट्रोवर्ट। अभी इंट्रोवर्ट है, बाहर से सारा फीडबैक ले रहे हैं, ये तमाम एंगल से फीडबैक ले रहे हैं, लेकिन अब यहीं से जो प्लानिंग की सारे मामला की, इसी से फिर ये दे बिकम एक्सट्रोवर्ट।
यहीं से फिर ये द लीड द वर्ल्ड, एंड दिस इज द एटीट्यूड विच नीड्स in all the entrepreneurs, which must be in all the entrepreneurs। तो इसी तरीके से हम इसको देख रहे थे कि क्या, अब हम जब ये रिस्क की बात कर रहे थे कि जी ये दे ऑलवेज वेलकम द रिस्क एंड दे आर यू नो हाई रिस्क टेकर्स। तो अगर इसकी हम बात करें रिस्क की, तो बेसिकली ये फाइनेंशियल रिस्क वर्सेस प्रॉफिट। प्रॉफिट को हम यूं देखते हैं कि जिसको हम कहते हैं रिटर्न, और फाइनेंशियल को इसको कहते हैं इन्वेस्टमेंट। तो अगर हम इसको देखते हैं कि इसकी हाउ दे कन्फ्रंट द रिस्क, किस तरीके से, तो हम इसको थोड़ा सा यूं देख लेते हैं। जिस तरह मैंने यहाँ पे भी एक RIS के इसको पूरा एक मतलब किया है। तो बेसिकली इनके कैरियर का जो रिस्क है, जो डार्क साइड ऑफ द एंटरप्रेन्योरशिप है, वो सबसे बड़ा प्रॉब्लम ही रिस्क है। क्योंकि जिस तरह मैंने कहा कि ये रिस्क टेकर्स हैं, हाई रिस्क टेकर्स हैं, तो क्या है बेसिकली कैरियर इनका दांव पे लग जाता है। और ये ऐसा ही है कि जैसे लोग इस तरफ जा रहे हैं, एक भीड़ है और वो सामने से आ रहे हैं, उस भीड़ को चीरते हुए अपनी डायरेक्शन खुद बनाते हैं। पहले तो लोग उसको रेजिस्ट करते हैं क्योंकि वो लोगों के दरमियान से निकल रहा होता है, उस भीड़ के दरमियान से निकल रहा होता है। लेकिन अल्टीमेटली क्या, जब देखते हैं लोग कि जी यहाँ आगे तो कुछ नहीं है, तो जो आगे निकल गया उनके दरमियान से, उसी को वापसी वो घूम के उसको फॉलो करते रहते हैं। इसीलिए आपने देखा होगा कि एक पिरामिड होता है, यहाँ पे भीड़ होती है, बहुत सारे एम्प्लॉइज होते हैं, यहाँ पे कम हो जाते हैं, टॉप पे एक ही होता है। तो जो ये यहाँ बैठा हुआ है, ही इज़ द लीडर, ही इज़ लीडिंग द होल ऑर्गेनाइजेशन। और अगर एंटरप्रेन्योरशिप की मिसाल लें तो ही इज़ द एंटरप्रेन्योर, ही इज़ द सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर। तो यही इसका राज है कि रिस्क लेता है, यहाँ से निकलता है, आहिस्ता आहिस्ता ऊपर जाता है, आहिस्ता आहिस्ता ऊपर जाता है, नहीं, ये एकदम से ऊपर जाता है जस्ट बिकॉज ऑफ हिज इनोवेशन, जस्ट बिकॉज ऑफ हिज माइंडसेट, जस्ट बिकॉज ऑफ हिज एटीट्यूड, जस्ट बिकॉज ऑफ रिस्क, जस्ट बिकॉज ऑफ research, just because of knowledge। there are so many reasons, there are so many characteristics। तो इस चीज़ को देखने के लिए ये आहिस्ता आहिस्ता ऊपर नहीं जाता, ये एकदम से ऊपर जाता है। और लोग इस तरफ जा रहे होते हैं, ये इस तरफ जा रहे होते हैं, ये अपना रास्ता खुद, रास्ते का तयन खुद करते हैं। तो बेसिकली क्या है, हम बात कर रहे थे कि डार्क साइड क्या है। डार्क साइड ये है कि क्योंकि दे आर हाई रिस्क टेकर्स, तो सबसे बड़ा इशू ये होता है फाइनेंशियल रिस्क। फाइनेंस जो लगाते हैं वो एक रिस्क होता है। लेकिन अगर हम इसको फाइनेंस का रिस्क होता है, उसके बाद इनके कैरियर का रिस्क होता है, और साइकिक रिस्क भी होता है, साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट होता है जब भी आप किसी काम को करने में नाकाम होते हैं। तो अब यहाँ पे क्या है, एक एंटरप्रेन्योर की अगर हम बात करें तो यहाँ पे वो बिल्कुल क्लियरली कहते हैं कि जी बेसिकली ये फेल्यूर नहीं है, इनकी लाइफ में देयर इज नो फेल्यूर। मुझे एडिसन वाली बात याद आ गई कि उन्होंने कितने तजुर्बात किए, कहा कि जी तजुर्बात ये और उन तजुर्बात की रोशनी में क्या, बहुत तजुर्बात करते एंड ऑफ द डे उन्होंने एक रिज़ल्ट हासिल किया जो डिज़ायर्ड रिज़ल्ट था उनका। तो अब उसके बाद क्या हुआ, किसी ने उससे पूछा कि भाई कहा जी ये तो मेरे तजुर्बात थे, मेरे ये 1700 या जितने भी थे ये तजुर्बात थे, डिफरेंट बुक्स में डिफरेंट फिगर्स हैं, तो ये तजुर्बात थे, ये फेलियर्स नहीं थे। तो लोग इसको कहते हैं जी ये 5 मरतबा फेल हुआ, ये 10 मरतबा फेल हुआ, ये 50 मरतबा फेल हुआ। बेसिकली दैट वाज द लर्निंग स्टेप फॉर दैट एंटरप्रेन्योर। वो एक स्टेज थी, वो एक एंटरप्रेन्योरशिप का एक यही तो चैलेंज था
यहीं पे तो उसका पेशेंस, उसका सब्र आजमाया जाता है, और उसका पैशन, काम करने का जो पैशन है, जो लगन है, उसको देखा जाता है। तो यहाँ पे क्या, यही एक चीज़ है जहाँ पे वो ये डिमोरलाइज लोग करते हैं, और यहीं से वो कहते हैं नहीं नहीं नहीं, कोई डिमोरलाइजेशन नहीं है, बल्कि हम इसको ऊपर आएंगे। अब इसको अगर हम एक मैट्रिक्स बना रहा हूँ, तो मैट्रिक्स को मैं हमेशा कहता हूँ कि मैट्रिक्स को लोग कहते हैं कि जी एक वर्टिकल लाइन, एक हॉरिजॉन्टल लाइन क्रॉस। मैं कहता हूँ नहीं नहीं, ये एक प्लस का साइन है, एक पॉजिटिव का साइन है, जो पॉजिटिविटी को आपको लेके जाता है। अब यहाँ पे मैं करूँ, इसको लो करूँ, इसको हाई करूँ, ठीक है। ये हम रिस्क की बात कर रहे हैं। ये हम रिस्क की बात कर रहे हैं कि लो रिस्क है, हाई रिस्क है। इसी तरीके से हम अगर यहाँ पे प्रॉफिट की बात करें, तो ऑब्वियसली ये लो होगा, ये हाई होगा। अब हम थोड़ा सा इसको दूसरे तरीके से देखते हैं। अगर यहाँ पे लो है, इसको हाई कर दें, और यहाँ पे हाई है और इसको लो कर दें। अब हम थोड़ा सा देखते हैं कि लो रिस्क लो प्रॉफिट, लो रिस्क हाई प्रॉफिट। थोड़ा सा इधर जाते हैं, हाई रिस्क हाई प्रॉफिट, हाई रिस्क लो प्रॉफिट। अब यही डिसीजन मेकिंग का टाइम है। दिस इज द टाइम टू मेक द डिसीजन। ये डिसीजन मेकिंग का टाइम है। यहीं पे आपको डिसीजन मेकिंग करनी है कि विच वे टू गो, क्या करना है, कहाँ जाना है, किस तरीके से। यहीं आपकी क्वालिटीज़ का पता चलता है। आपने जो R&D की है, आपका पता चलता है। आपका जो बिजनेस प्लान है, उसको आप देखते हैं कि ये किस तरीके से प्लान है, आपने इस एक्टिविटी को किस तरीके से प्लान आउट किया है। यही तमाम चीज़ें हैं। यहीं पे आपकी क्वालिटीज़, कैरेक्टरिस्टिक्स, आपके एट्रीब्यूट्स, एंटिटीज़, तमाम चीज़ें आपके सामने होती हैं, एंड यू मेक द डिसीजन अकॉर्डिंगली कि जी कैसी चीज़ है, कहाँ पर है, किस तरह है। तो यही टाइम होता है आपको डिसाइड करने का कि हमें कहाँ जाना है। अगर जिस तरह मैंने कहा कि अगर आप ये सोचते हैं कि फेल्यूर है, तो आप बेसिकली, अगर आप ये सोचते हैं कि फेल्यूर है, तो आप बेसिकली स्ट्रेस में चले जाते हैं। लेकिन जिस तरह मैंने कहा कि एंटरप्रेन्योरशिप में देयर इज नो फेल्यूर, देयर आर लर्निंग स्टेप्स which always inclined towards the high vision, towards the high aims, high objectives। तो यहाँ पे आप खड़े हैं और यहाँ आके रुक गए, तो इट इज़ नॉट योर फेल्यूर। बेसिकली यहाँ से मूव हुए, एक स्टेप ऊपर हुए। अब यहाँ पे आप इसलिए स्टक हैं कि आगे जाने की स्ट्रेटजी आपके पास फिल वक्त नहीं है। जब यहाँ पे बैठ के आपने R&D किया, रिसर्च एंड डेवलपमेंट की, आपने असेसमेंट की, आपने एवेल्यूएट किया, आपने मामलात को देखा, आपने फीडबैक लिया, तो अगेन यहाँ पे एग्जिट स्ट्रेटजी आपको मिल जाएगी। आप अगले स्टेप पे पहुँच जाएंगे, यहाँ पे पहुँच जाएंगे, नेक्स्ट लेवल पे यहाँ पे पहुँच जाएंगे। और ये आपका ऑब्जेक्टिव है, ये आपका विजन है कि यहाँ पहुँचना है, तो ये स्टेप बाय स्टेप पहुंचना है। तो बेसिकली आप ये नहीं कहेंगे जी मैं फेल हो गया। जहाँ पे आपने ये सोचा फेल हो गया मैं, दैट मीन्स योर एटीट्यूड इज़ नॉट टुवर्ड्स पॉजिटिविटी, योर एटीट्यूड इज़ नॉट पॉजिटिव। जो पीछे आपकी कहीं ना कहीं कोई कमी है, तो आप अपनी कैपेसिटी बिल्ड करते हैं। तो बेसिकली मेरी नज़र में देयर इज़ नो फेल्यूर इन द लाइफ ऑफ एंटरप्रेन्योर। तो इस फेल्यूर को तो आप अपनी डिक्शनरी से हटा दें। अगर इसको रखा आपने, तो आप लोनलीनेस फील करेंगे, आप
प्रॉब्लम पीपल कहलाएंगे। आप जो है, आपकी ख्वाहिश तो होगी टू अचीव, लेकिन आप अपनी आपको हर वक्त आपको क्या ये परेशानी होगी। क्या परेशानी होगी कि जी मैं कैसे करूं, क्या करूं, ये तो आगे रुकावट है। मैं इसकी यूं थोड़ी सी मिसाल देता हूं आपको। किसी शायरे ने बहुत ज़बरदस्त कहा, ये पत्थर पत्थर पड़े हुए थे डिफरेंट जगहों पे, तो यहाँ से कोई जर्नी के लिए निकला, तो उन्होंने कहा जी ओ हो आगे तो रास्ता ही बंद है। अच्छा जी, अब जाना कहाँ था यहाँ पे? तो इन्होंने, कोई विजनरी पर्सन था, उन्होंने क्या किया, एक पत्थर को उठाया यहाँ रख दिया, एक को इसके ऊपर रख दिया, एक को इसके ऊपर रख दिया, एक को इसके ऊपर रख दिया। अब ये क्या हुआ, इसके लिए पाथ बन गया, रास्ता बन गया। पहले क्या था, ऐसे फैले हुए थे पत्थर, तो क्या हुआ था, ये रुकावट थी। अब ये सोचने की बात है कि उन्होंने कहा अच्छा पत्थर पड़े कोई बात नहीं, उन्होंने उन्हीं पत्थर्स को स्टेप्स बना दिए और उन पत्थर के स्टेप्स की मदद से वो ऊपर चला गया। तो इट्स ऑल अबाउट द वे हाउ यू थिंक। जब तक आपकी पॉजिटिविटी आपके अंदर नहीं आती, तब तक जो चीज़ें हैं वो निगेटिविटी में शामिल हो जाएंगी। तो इसलिए एंटरप्रेन्योर हमेशा स्ट्रेस से आज़ाद होता है मेरी नज़र में। अगर वैसे देखा जाए तो वो बहुत स्ट्रेस में होता है, क्योंकि हर तरफ दबाव होता है। लेकिन जस्ट बिकॉज ऑफ हिज एटीट्यूड, पॉजिटिव एटीट्यूड, वो ही इज़ ऑलवेज आउट ऑफ स्ट्रेस, क्योंकि वो इस मुश्किल हालात में भी कोई ना कोई रास्ता निकाल लेता है। यही इसकी क्वालिटी है। इसी तरीके से डिफरेंट पर्सनालिटीज़ हैं जो कि मतलब के एंटरप्रेन्योरशिप में पाई जाती हैं। उनके हवाले से भी तो दे आर ऑलवेज क्रॉनिक एंड सीवियर सेंस ऑफ टाइम अर्जेंसी। हमेशा अर्जेंसी में होते हैं कि भाई बस जल्दी में काम हो जाए, क्योंकि टाइम लाइन्स उनके लिए कामयाबी का जो रास्ता है वो टाइम लाइन्स। और दे आर कॉन्स्टेंटली इन्वॉल्व इन मल्टीपल प्रोजेक्ट्स सब्जेक्ट टू डेडलाइंस। जिस तरह मैंने आपको कहा कि दे आर वेरी कॉशियस, और टाइम लाइन्स उनके लिए, टाइम मैनेजमेंट सबसे बड़ी चीज़ होती है उनके लिए। तो वो दे आर ऑलवेज कॉशियस कि जी ये टाइम जा रहा है और इसको किस तरीके से करना है, कैसे करना है। दे ऑलवेज थिंक अबाउट टाइम, दे ऑलवेज थिंक अबाउट डेडलाइंस ऑफ द प्रोजेक्ट। और इसके अलावा अगर हम देखें, आम मतलब ये टाइमलाइंस, इनके नज़दीक बहुत कुछ होता है, टाइमलाइंस, ठीक है ना। उसके बाद ये हमेशा अपने काम पे फोकस्ड होते हैं, और इसलिए ज़िंदगी की दूसरी मसरूफ़